आपके मन में ये सवाल अक्सर आता होगा कि क्या हम मरने के बाद दोबारा जीवित हो सकते हैं? क्या एक्सीडेंट, हमले और बीमारी से मरे हुए लोगों को दोबारा जीवित किया जा सकता है? क्या हम उन लोगों को भी जीवित कर सकते हैं जो हार्ट अटैक और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से मर जाते हैं? उन्हें भी जीवित कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों को सच में दोबारा जीवित कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या साइंस में ऐसा करना संभव है? वैज्ञानिकों की कहें तो हाँ, रिजरेक्टेड इंसानों को दोबारा से जीवित किया जा सकता है। मेडिसिन की फील्ड में हुई तरक्कियां और कंप्यूटर साइंस में उठे क्रांतिकारी कदमों से हो सकता है कि मरे हुए इंसान फिर से जिंदा हो जाएं। अब आप अपने मन में ये कह रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, जो भी है साफ साफ बोलना। तो आइए फिर चलते हैं मौत की काली परछाई में घुसकर अनसुने अनसुलझे रहस्यों को छू लेते हैं। दोस्तों, कमेंट में ये बताना ना भूलना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वनेश। स्वागत है आपका वनेश चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अनोहतुरी करते हैं। हम सबका जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, जिसे साइंस आनुवंशिक खागा, स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस एंड स्पेसिफिक फिजिकल संबंधों की विशेषताओं की भविष्यवाणी कर सकता है। हम सबको एक दिन मौत का सामना करना है। हम किसी को भी कितना भी प्यार करते हों, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कितना भी इनके पास रहना चाहते हों, एक दिन उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम सुसजी था। उसके दिल को कीड़ों ने खा लिया था। येल न्यू हेवन हॉस्पिटल के जॉन इलेक्ट्राइडस एक बहुत ही बड़े हार्ट सर्जन हैं। जॉन बुरी तरह से डैमेज हार्ट को रिपेयर करने में एक बहुत ही बड़े माहिर मास्टर हैं। वो डैमेज हार्ट को ठीक कर सकते हैं, परंतु उसके लिए दिल की धड़कनों को रोकना होगा, और ऐसा करने से मरीज के दिमाग में खून जाना बंद हो जाएगा। फिर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाएगी। जॉन को हार्ट रिपेयर करने के लिए 45 मिनट का समय चाहिए। इतने समय में जॉन हार्ट को रिपेयर कर सकते हैं, परंतु दिमाग को 45 मिनट तक जीवित कैसे रखेंगे? दिमाग साधारण तापमान में 5 मिनट के बाद मरने लगता है, और जॉन ने इस समस्या का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। वो मरीज को बर्फ में जमाकर सस्पेंडेड एनिमेशन में ले जाएंगे। जिस प्रकार मीट को फ्रीजर करने से डेथ प्रोसेस धीमी पड़ जाती है और उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर दिमाग में खून की रुकावट 1 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो सेल्स मरने लगते हैं। इस कंडीशन में मरीज के गर्म खून को निकालकर एक बाईपास मशीन से गुजारा जाता है। फिर वेंस और आर्टरीज जो ऑक्सीजन युक्त खून को हार्ट से आगे ले जाती हैं। इससे खून का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस प्लस पहुंच जाता है, परंतु दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन्स को नहीं मापा जा सकता। इस स्थिति को देखते हुए एक कार्डियोलॉजिस्ट यही कहेगा कि मरीज मर चुका है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीज के हार्ट और लंग्स, मशीन और रेस्पिरेटर जो मरीज को जिंदा रखती हैं, और इन्हीं को बंद कर दिया जाए तो ना ही उसकी सांसें चलेंगी, ना ही खून पंप होगा। मरीज एक ऐसी स्थिति में होगा जो मौत से हूबहू मेल खाती होगी। जॉन और उनकी टीम 7 मिनट में ऑपरेशन कर देंगे। फिर मरीज को सस्पेंडेड एनिमेशन से धीरे धीरे जिंदा किया जाएगा। इस साइंस की दुनिया में ऐसा किया जा सकता है। क्या हम उन लोगों को जिंदा कर सकते हैं जो एक्सीडेंट, दवा, जहर, बीमारी से मर जाते हैं? क्या इन सभी भयंकर घटनाओं से मरने के बाद बचा जा सकता है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया सेंटर फॉर रिसर्च साइंस में हार्ट अटैक सदमे से पीड़ित लोगों के जीवन को बचाएगा। लॉन्सर बैकर इस संस्था के डायरेक्टर हैं। बैकर बिलीव दैट लॉन्ग टर्म सस्पेंडेड एनिमेशन, इस बात को सभी लोग लंबे समय से मानते आ रहे हैं कि कम तापमान में डीके प्रोसेस धीमी पड़ जाती है और सेलों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो सेल्स घायल हो जाते हैं। शरीर में घायल हुए सेल्स अगल बगल के सेलों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, और सूचना शरीर में बहुत तेज़ी से फैलती है। डेथ प्रोसेस कैसे काम करती है, इस चीज़ को समझने के लिए डॉक्टर लैंस बैकर ने कुछ हेल्दी सेल्स लिए। जब उन सेलों को ऑक्सीजन दी गई तो उन सेलों की डेथ प्रोसेस होना शुरू हो गई, और जिन सेलों को ऑक्सीजन नहीं दी गई वे वैसे के वैसे ही पड़े थे, पर मरे भी नहीं थे। पता नहीं क्यों जैसे इन सेलों को दोबारा ऑक्सीजन दी जाती है तो उनको मौत का सिग्नल
मिलने लगता है और सभी सेल्स आत्महत्या करने लगते हैं। इस तरह के अनोखे व्यवहार की वजह क्या हो सकती है? इन सभी अनोखे व्यवहार की वजह हमारे शरीर के ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के काफ़ी भीतर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे द्वारा खाए गए भोजन और ऑक्सीजन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार न्यूक्लियर पावर प्लांट में रॉड को पास लाकर गर्मी पैदा की जाती है, इस गर्मी की प्रोसेस को अनकंट्रोल होने से रेडिएशन उस पूरे माहौल में फैल जाता है, जिसे चेरनोबिल हादसे के नाम से भी जानते हैं, जहां कितने मासूमों और जवानों ने जान गंवाई है। कुछ इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना नियंत्रण खो देते हैं और चंद मिनटों में डेथ सिग्नल इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, जिससे इंसान की अचानक मृत्यु हो जाती है। अच्छी बात तो यह है कि लांस और उनकी टीम इस प्रोसेस को रोक सकती है, कुछ खतरनाक एक्सपायरी जहर देकर। हाँ, आपने सही सुना, जैसे सल्फाइड, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहर देकर इससे डेथ सिग्नल पॉज हो जाएगा और इसमें फ्रीजिंग के मुकाबले समय भी कम लगेगा। इस प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा स्टार्ट होगा, परंतु इस बार मौत की सिग्नल न देकर दोबारा फिर से एनर्जी पैदा करेगा। यह इलाज अभी भी एक्सपेरिमेंटल है। आइए जानते हैं कि क्या सेल को भी क्लोन किया जा सकता है और क्लोनिंग मरे हुए लोगों को जीवित करने में कितनी मददगार हो सकती है। रॉबर्ट लेंजा ने कई अन्य क्लोनिंग के बाद रिजरेक्टेड बैल को क्लोन किया। रॉबर्ट लेंजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजी ACT सेल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के हेड साइंटिस्ट हैं, जो सेल की हूबहू क्लोनिंग करते हैं। रॉबर्ट ने 2001 में मरे हुए बैल को पहली बार जीवित किया। शोधकर्ताओं ने गौर के क्लोन बनाने के लिए एक घरेलू गाय के अंडे के साथ एक गौर के सेल को लेकर उनके DNA को साधारण गाय के अंडों में डाल दिया। गौरों को क्लोन करने का एक ही कारण था कि ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार में है। बैल की सक्सेसफुल क्लोनिंग से 10 महीने बाद गाय ने बछड़े को जन्म दिया। रॉबर्ट इंसानों के भी एम्ब्रॉय बना सकते हैं और वो एम्ब्रॉय जेनेटिक आम एम्ब्रॉय जैसे ही होंगे। क्लोन एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी बच्चा एक जैसा तो हो सकता है, मगर दोनों के थॉट्स सेंस एक जैसे नहीं हो सकते। अगर स्टीफन हॉकिंग के बाल के DNA से एक नया स्टीफन हॉकिंग बनाए तो वो रियल स्टीफन हॉकिंग जैसे ज्ञानी साइंटिस्ट नहीं हो सकते। समाज इंसान की क्लोनिंग के लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने दूसरा तरीका भी ढूंढ लिया है। डॉक्टर डोरिस को क्यूरेटिव एंड टिश्यू इंजीनियर बनने की प्रेरणा इनको इनके पिता से मिली। इनके पिता सेना के जवान थे। 6 साल की उम्र में डोरिस के पिता को कैंसर होने से डेथ हो गई। डॉक्टर डोरिस टायलर शरीर के खराब पार्ट को पुनः बना सकती हैं। डोरिस सेलों को रीएनिमेट करने की प्रोसेस को बिल्कुल नेचुरल तरीके से करती हैं। दुनिया को नई जिंदगी देने के लिए डॉक्टर डोरिस टायलर पुराने अंगों के खोल से शरीर के नए अंग बनाती हैं। जिस तरह मधुमक्खियाँ छोटे छोटे टुकड़ों से अपना छत्ता तैयार करती हैं, उसी तरह बॉडी को भी एक एक सेल करके बनाया जा सकता है। डोरिस और उनकी टीम मुर्दों के दिल और लीवर को फिर से जिंदा करने के बाद क्या वो ब्रेन को रीएनिमेट कर सकते हैं? क्या वो न्यूरॉन्स और जेलियस सेल का एक क्लस्टर और भी बाकी कुछ बना सकते हैं, जो दिमाग या दिमाग का एक ही पैटर्न है? फिलहाल अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको और आपकी पर्सनालिटी को हूबहू पहले जैसी बना दे, मगर ये टेक्नोलॉजी डैमेज पार्ट को रिप्लेस करने में ज़्यादा काम आएगी। शायद यह टेक्नोलॉजी दिमाग के अलावा बाकी के शरीर को ज़्यादा समय तक जिंदा रखे। ब्रेन ट्रांसमिट एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति के बॉडी से निकालते समय उसके दिमाग को जीवित रखना होगा, उसके दिमाग के किसी भी कनेक्शन को नुकसान पहुंचाए बिना। जब उसके दिमाग को दूसरे शरीर में जोड़ना हो, क्योंकि दिल से अलग ब्लड सप्लाई को ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड और सभी नसों को भी जोड़ना होता है। जब उसके दिमाग को दूसरे शरीर में जोड़ना हो, क्योंकि दिल से अलग ब्लड सप्लाई को ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड और भी सभी नसों को जोड़ना होता है। ये सारे काम कहूँ तो एक निश्चित समय में या एक समय में करना मुश्किल होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। रिजरेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ब्रेन के डेटा को रिस्टोर करें, जो हमें एक नई बॉडी में नया जीवन देगी। मगर इस प्रोसेस से हमारे दिमाग के कॉपी होने की संभावनाएं
बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हो सकता है कि मरे हुए लोग दोबारा से ज़िंदा हो पाएँ। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को ज़ोर से दबा देना। कैथल गन ने रिजरेक्शन का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जो हमसे मिलते जुलते व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। कैथल के हिसाब से हाँ, जिंदा हो सकते हैं, पर इस बार एक कंप्यूटर के अंदर। कैथल जानकारी के विशाल यादों का एक बड़ा डेटा सेट बनाएंगे, जिसमें हम लगभग कुछ भी करें, डिजिटलाइज सारा डेटा रिकॉर्ड होगा। इसके लिए कैथल ने कुछ स्टूडेंट लिए। उन स्टूडेंट का काम, वो जो भी देखते, सुनते, जहाँ पर जाते, जिससे भी बात करते, जितनी तेज़ी से दौड़ते और जितनी तेज़ी से उनके दिल धड़कते, यहाँ तक कि उन्हें कितना पसीना आता और कितने बार बीमार पड़ते हैं, यह सब WNCT यूनिवर्सिटी में इनका सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। कैथल भी अपनी लाइफ के डेटा को कई सालों से रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। 6.5+ मिलियन इमेजेस सेंसर रेटिंग जमा कर चुके हैं। कैथल का सॉफ्टवेयर दिन में 3000 तस्वीरें लेता है। सॉफ्टवेयर सारी इमेजेस को एनालाइज करके 30 तस्वीरों के कलेक्शन में बदल देता है। कैथल ने ऑक्सिलरी मेमोरी बनाई है, क्योंकि फ्यूचर में कैथल की बायोलॉजी मेमोरी साथ न देने पर उस पर इंफॉर्मेशन को दोबारा सर्च किया जा सकता है और इसे ऐसे मीडियम में प्रिजर्व किया जा सकता है जो इंसानी दिमाग से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। रिसर्च में एक बात तो साबित हो चुकी है कि बायोलॉजी मेमोरी में गलतियां हो सकती हैं, बट ऑक्सिलरी मेमोरी में गलतियां कतई नहीं हो सकती। सर्च इंजन की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए कैथल आम लोगों से एक साल में 10 लाख फोटोज और करोड़ों सैकड़ों सेंसर रेटिंग लेंगे, जो एक सर्च इंजन के लिए बहुत बड़ा डेटा सेट होगा। कैथल और भी बेहतर डिजिटल मेमोरी बनाने के लिए चश्मे में छोटे छोटे कैमरे लगाना चाहते हैं, जो उस हर जगह को देखेंगे जिस तरफ आपका सिर घूम रहा हो, और उसी स्थान की फ़ोटो लेंगे जहां आप देख रहे होंगे। आँखों के कंपैरिजन में कैमरे बाहर की ओर देखते हैं। इसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए चश्मे में लगे कैमरे को आपके आँखों की ओर मोड़ देंगे। कैमरे आपके आँखों की ओर देखेंगे, फिर सॉफ्टवेयर ये भी पहचान कर लेगा कि आप रास्ते में जा रहे चूहे को देख रहे हैं या फिर दीवार में लगे पोस्टर को देख रहे हैं, और इससे बहुत ही इफेक्टिव डिजिटल मेमोरी बनेगी और इस तरह हम लोगों के लाइव ब्लॉग बना सकते हैं। कैथल और उनकी टीम माइंड के हार्ड ड्राइव तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे मरने के बाद हमारे सर्वाइवल जो हमसे प्यार करते हैं उस ड्राइव को अपलोडिंग के लिए दे देंगे। मेमोरी एक ऐसी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो हमारी पर्सनालिटी, यादों, जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। इस प्रकार के डेटा को जमा करके कैथल गन भविष्य में लोगों की पर्सनालिटी और लोगों के साथ उनके इंटरेक्शन की और लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, यह सब कैथल डिजिटल मेमोरी में रिक्रिएट कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डिजिटल डेटा की मदद से उनके पर्सनालिटी की बेहद अच्छी तस्वीर बना लेंगे, जो आम लोगों की तरह सामान्य होगा। इसमें सभी चीज़ें परफेक्ट तो नहीं होंगी, बट वो चीज़ें ज़रूर रिफ्लेक्ट होंगी जिन्हें हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, उनसे स्टिमुलेस ज़रूर होंगे। फिर एक कंप्यूटर हमारी लाइक और डिसलाइक को छांटकर अनुभवों के आधार पर हमारी पर्सनालिटी का अनुमान लगा देगा, और यही लाइक डिसलाइक हमारे डिसीजन को डिसाइड करेंगे। शायद कैथल के रिजरेक्शन का तरीका लोगों को जिंदा तो कर देगा, पर क्या वो हूबहू हमारे भीतरी रूप को जिंदा कर सकता है? कैथल की कहें तो हाँ, इंतजार है भविष्य की उस टेक्नोलॉजी का जो समय की गहराई में छुपी है। केन हेवर्ट के दिमाग में एक नया तरीका सूझा है जो रिजेक्टेड इंसानों को दोबारा से जीवन देंगे। आपका और हमारा दिमाग 100 लाख करोड़ न्यूरल कनेक्शन के डीप नेट के पैटर्न से बना है, और ये पैटर्न हम हैं। अगर हम दिमाग के कंटेंट्स डेटा को अलग कर पाए या पर्सनालिटी के एसेंस को दिमाग की नाजुक बायोलॉजी से निकाल कर एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र कर पाएँ, तो हम सभी रिजेक्टेड इंसानों को दोबारा से जीवित कर सकते हैं। केन हेवर्ट मैसाचुसेट्स के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं
जो लोगों के मर जाने के बाद दिमाग के रिजेक्ट करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आज मेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं और वो भविष्य देखना चाहते हैं। मौत उन्हें भविष्य देखने से रोक रही है। अगर हम उनके दिमाग को प्रिजर्व व मैप कर पाएँ तो हम उन्हें आसानी से भविष्य दिखा सकते हैं। हमारा दिमाग सैकड़ों लाखों करोड़ लंबे तारों का कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। हम जब भी करंट को एक जगह से दूसरे स्थान में भेजते हैं तब तार और स्विच की ज़रूरत पड़ती है। तारों की मदद से हम करंट को दूर तक ले जाते हैं। इन तारों के बीच में डॉट्स और स्विच पॉइंट भी होते हैं, जो वायरिंग तारों के कंपैरिजन में दिमाग के तार सैकड़ों लाखों करोड़ गुना लंबे होते हैं। और यही स्विच पॉइंट और डॉट्स हमारी कॉन्शियसनेस होती है। इसी तरह आपके दिमाग में छोटे छोटे डॉट्स और स्विच पॉइंट होते हैं, जिनको गिने तो सैकड़ों लाखों करोड़ों होंगे। इन्हीं तारों और स्विच पॉइंट को कनेक्टम कहते हैं। कनेक्टम हमारे थॉट और सोच यानी कॉन्शियसनेस को जनरेट करते हैं। अगर हम इन्हीं लाखों करोड़ों कनेक्शनों के सेट की कॉपी कर लें तो शरीर के मरने के बाद भी हम उस दिमाग को बना सकते हैं। कनेक्टम में मौजूद पूरी जानकारी को बचाने के लिए हम दिमाग को कंप्यूटर मान के चलें। हर एक चीज़ों को कंप्यूटर का हिस्सा माने और इसी का आधार लेकर चलें। मेरे पास एक डेड कंप्यूटर है जो काफ़ी पुराना है, जिसका मदरबोर्ड बुरी तरह से जल गया है, जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता है। और इस कंप्यूटर में मेरे बचपन की फुटेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट सब की सब इसी कंप्यूटर में स्टोर हैं। तो क्या मैं सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए खो दूँगा? सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की ड्राइव से सारा डेटा दूसरे हार्ड ड्राइव में डिजिटलाइज स्टोर कर लिया है और वो डेटा सुरक्षित है। सच कहूँ तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन हैं जो हमारे दिमाग के सिनेप्टिक कनेक्शनों में स्टोर की गई है। अगर हम अपने दिमाग को मरने के बाद प्रिजर्व कर लें तो हमें यूनिक बनाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन, यादें हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होंगी। इसे ठीक उसी तरह वापस लाया जा सकता है जिस तरह हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करके उस इन्फॉर्मेशन को वापस लाते हैं। ठीक इसी तरह दिमाग को कॉपी करके स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए दिमाग के लाखों करोड़ों कनेक्टमों को प्रिजर्व करके दिमाग के हार्डवेयर को छोटी छोटी स्लाइस करके कॉपी करना होगा। दिमाग को कॉपी करने के लिए केन मरे हुए व्यक्ति के दिमाग को प्लास्टिक में प्रिजर्व कर लेंगे। फिर उस शरीर से निकले दिमाग को गर्म डायमंड नाइफ द्वारा माइक्रोन क्यूब में स्लाइस कर लेंगे, जो इंसानी बाल से 40,000 गुना पतले होंगे। इन बहुत ही बारीक स्लाइस को 1000 गुना और पतला करके आयन बीम द्वारा स्कैन करेंगे और इस प्रोसेस को करोड़ों बार दोहराया जाएगा जब तक कि इन स्लाइस से पूरी इन्फॉर्मेशन निकल ना जाए। इस प्रोसेस के बाद पूरा दिमाग डिजिटाइज हो जाएगा। अगर हम आज की बात करें तो न्यूरो टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों को अल्टीमेट रेजोल्यूशन में मैप कर पाए हैं। यह रेजोल्यूशन काफ़ी अल्टीमेट रेजोल्यूशन होता है, जिसकी मदद से हम न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शनों के स्ट्रेंथ और टाइप को डिटरमाइन कर पाए हैं। अगर हम किसी प्रकार इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को जानने के लायक हो जाएं तो हम उस दिमाग को कंप्यूटर में सिमुलेट कर सकते हैं और उस दिमाग के ऑनर को कंप्यूटर सिमुलेशन के भीतर उसे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। पर ये सारी प्रोसेस तभी हो पाएंगी जब टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि आज तो पूरे दिमाग को कॉपी करने के लिए हजारों लाखों करोड़ डॉलर चाहिए। बट आप निराश मत होइए, क्योंकि आज से 100 साल बाद ये काम भविष्य में कुछ हजार डॉलरों में हो जाएगा। जिन परिजनों को अगर भविष्य देखना है तो वह अपने दिमाग को अभी से प्रिजर्व करा के रख सकता है और उस प्रिजर्व दिमाग को 100 साल बाद की टेक्नोलॉजी से उसे दोबारा फिर से जीवित किया जाएगा। इन सब प्रयोगों के अगर हम रिजेक्टेड माइंड के डेटा को कंप्यूटर सिमुलेशन में डाउनलोड करके डिजिटली जिंदा भी हो गए तो क्या हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएंगे और इंसानों की तरह उन्हें फील कर पाएंगे? क्या हम फिजिकल सेंसेशन के बिना जिंदा रहना बर्दाश्त कर पाएंगे? एक इंसानी दिमाग को बिना सिर धड़ पैर के डिजिटली जिंदा करके कंप्यूटर में छोड़ देना
मौत से भी बुरा फील होगा। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने बुरे सपने में फंसे हो और उससे निकल नहीं पा रहे हों, और आप कोशिश तो कर रहे हैं परंतु आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं एक कंप्यूटर में ज़िंदा होने के बाद आपको कुछ ऐसा ही फील होने वाला है। उस कंप्यूटर सिमुलेशन के भीतर आपको 1 मिनट 1 घंटे के बराबर और 1 घंटा 1 मिनट के बराबर होने वाला है। उस कंप्यूटर सिमुलेशन के भीतर ना तो दिन रात सुबह शाम होगी, ना ही किसी प्रकार के खाने की चाह होगी, और ना ही किसी का किसी प्रकार से डर होगा। पता नहीं आप कुछ अलग ही हो जाओगे जो शायद आप भी नहीं जान पाओगे। पर इन सभी चीज़ों में से एक चीज़ कॉमन जरूर हो जाएगी, जैसे कि आप सपना देख रहे हों और वो सोच आपकी गलत हो। फिर आप उस कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर बड़बड़ाने लग जाओगे और आप अपना संतुलन भी खो दोगे। फिर आपको सपने और रियल लाइफ में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे होंगे, परंतु आप निराश मत होइए। भविष्य में आपके बुजुर्गों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए डॉक्टर हिरोशी सोगुरु माइंड के रिजेक्टेड होने के बाद बायोलॉजिकल रोबोटिक शरीर बना रहे हैं। ये रोबोटिक शरीर दिमाग को आसानी से कैरी कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम उन लोगों को छू पाएंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, और दुनिया को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। डॉक्टर हिरोशी सोगुरु ऐसे जियोमॉइड और एंड्रॉयड बना रहे हैं जो इतने ज़्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक दिखाई देंगे कि असली और नकली इंसानों में आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे। हिरोशी सोगुरु का इंटरेस्ट जियोमॉइड और एंड्रॉयड में ना होकर उनकी दिलचस्पी खुद इंसानों पर है, इसलिए वो ये समझना चाहते हैं कि इंसान क्या है। हिरोशी सोगुरु ने अपने आइडिया से ये पता लगाया कि इंसानों और रोबोटों में खास फैक्टर्स क्या हैं। फिर उन्होंने फैसला लिया कि कुछ मिनिमल इंसान बनाएं। प्रेजेंट टाइम ATR में 2 जियोमॉइड्स हैं। जियोमॉइड्स को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर ऐसा महसूस करता है जैसे कि वे वास्तव में जियोमॉइड बन गए हों। जियोमॉइड एक एंड्रॉयड महिला है। जियोमॉइड HI2 को डॉक्टर इसुगुरु की प्रति में एक रोबोटिक वर्जन बनाया है। जैसे जैसे उनके हार्डवेयर में सुधार होगा वैसे वैसे वो असली इंसानों जैसा लगेगा। जियोमॉइड तो इतनी रियल लगती है कि स्टेज के नाटकों और कैमरों के सामने परफॉर्म कर चुकी है। लोग उसमें फ़र्क ही नहीं कर पाते कि जियोमॉइड एक रोबोटिक एंड्रॉयड है। फिर भी डॉक्टर इसुगुरु कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, हम उस पर और सुधार कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो इंसानों से और मिलते हों। इन सब कमियों को और बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर इसुगुरु कोशिश कर रहे हैं। ये उन जिंदा किए गए मुर्दों का भविष्य हो सकता है जो मांस की सड़ती हुई लाशों का नहीं, बल्कि स्मूथ सिलिकॉन फ्लैश वाले रोबोट होंगे जो हमारे लंबे समय से मरे हुए परिजनों के माइंड्स को कैरी कर रहे हैं। Are you happy? なんか会話のコツとかありますか? एक दिन देर रात को ओसाका यूनिवर्सिटी से डॉक्टर इसुगुरु 900 किलोमीटर दूर से जियोमॉइड को ऑपरेट कर रहे थे। इसी दौरान इसुगुरु उत्सव में कुछ बच्चों के ग्रुप से चैट करने लगे। बच्चों को नहीं पता था कि यह एक एंड्रॉयड है। तभी एक लड़का एंड्रॉयड के चेहरे पर प्रहार करता है। डॉक्टर इसुगुरु बच्चों पर जोर से चिल्लाए। फिर बच्चों ने जब रोबोट के चेहरों को थपथपाया तो उन्हें अपने गाल पर एक झुनझुनी महसूस हुई। उस वक्त रोबोट के चेहरे से कोई सेंसर नहीं जुड़ा था। एक पल के लिए रियल इसुगुरु के दिमाग ने उस रोबोट को अपना शरीर समझ लिया। मैंने भी इस तरह का अनुभव BGMI गेम खेलते हुए महसूस किया है। डॉक्टर इसुगुरु ने कई बार अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया। उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे स्पर्श वास्तविक हो। जब भी इसुगुरु जियोमॉइड का उपयोग करके घर से बाहर निकलते हैं तब वो जियोमॉइड पे लगे कैमरों की मदद से बाहरी क्षेत्र की वीडियो देखते हैं जो रोबोट के देखने के क्षेत्र और रोबोट को दिखाता है, क्योंकि वो बोलते समय रोबोट के होठों को हिलते हुए देखते हैं, और जब ये अपनी गर्दन घुमाते हैं तो उस जियोमॉइड का सर हिलते हुए दिखता। इसलिए डॉक्टर इसुगुरु का दिमाग रोबोट को अपने शरीर का विस्तार मानने लगता है। हम इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते कि एक दिन ऐसा भी आएगा
जब हम अपने पूरे शरीर को मशीन के साथ बदल देंगे, फिर देखेंगे कि इसमें इंसान का आखिरी पार्ट कौन सा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें कभी किसी को अलविदा कहना पड़ेगा। ये चीज़ आप कमेंट करके बताइए। जब आप अपनी दादी, दादू, नानू को एक सिंथेटिक शरीर में फिर से देखेंगे, क्या वो वही दादी होंगी जो आपको प्यार से थपकियां दे गा के सुलाया करती थी, जिनसे हम हर एक छोटी चीज़, हर एक बड़ी चीज़ शेयर करते थे? क्या ये वही दादी, दादू, नानू होंगे जिन्हें हम जानते थे? जब तक होता नहीं, हम नहीं जान पाएंगे। पर एक बात कॉमन जरूर हो जाएगी कि हमारे पास पड़ोस के पड़ोसी रिश्तेदार हो सकता है कि रोबोटिक अंडेड हों। तब सबसे बड़ी बात ये होगी कि कौन लोगों के बीच पहली बार जी रहा है, कौन दूसरी बार, और कौन लोगों के बीच छठवीं बार जी रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में जस्ट टेस्ला ने अपने AI बोट की अनाउंसमेंट की है। 2022 में टेस्ला बोट को सभी लोगों के बीच में पेश किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपके घर के जितने उबाऊ बोरिंग काम होंगे, वो सारे काम ये टेस्ला बोट करेगा। बाजार जाकर आपकी सब्जियां टांगेगा, नॉर्मल इंसानों की तरह चलेगा और सुपरमार्केट से सामान लेके सीधा आपके घर आएगा। एक तरीके से एलन मस्क का बोट फ्रेंडली होगा। इस बोट में उन ऑटो पायलट कैमरों का यूज किया गया है जो टेस्ला अपनी गाड़ियों में यूज करता है। ये न्यूज अभी हाल में एलन मस्क ने दी है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। दोस्तों, मेरी ओर से रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो के बाद आप नेटफ्लिक्स की सीरीज ब्लैक मिरर को देखें। फैक्ट 1, अंदाजा है कि 2003-4 तक के पूरे इतिहास में इतना डेटा क्रिएट नहीं किया गया जितना आज एक दिन में 2.5 क्विंटिलियन बाइट डेटा क्रिएट कर देते हैं। एक क्विंटिलियन के पीछे 18 शून्य होते हैं। 2025 में डेटा की बहाव की दर बढ़कर प्रतिदिन 463 एक्साबाइट हो जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग की बढ़ती लोकप्रियता से डेटा का भाव इससे भी कहीं तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और उस रेड कलर वाली बटन को ध्यान से गिरे जरूर कर देना, मैं देख रहा हूं। और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना।